Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys, with Sanwin. You are watching San Non-Stop. तो guys, दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ और आज की जो हमारी वीडियोस का टॉपिक है हाउ स्ट्रिंग डिस्ट्रॉयड रेड बुल इन इंडिया बिजनेस केस स्टडी। ओके, तो सेकंड चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां भी जाइए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और बिना टाइम को लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। गरीबों का रेड बुल और छपरियों की ड्रिंक। इस लाल रंग की बोतल को आज सोशल मीडिया पर इन्हीं नामों से बुलाया जाता है। सही बात लेकिन है, अगर आप स्क्रीन से बाहर निकलकर जमीनी हकीकत देखेंगे तो पाएंगे बट ये कि सही इसी नहीं लाल है। बोतल ने कोका आई कोला, डोंट रेड बुल लाइक। और बिस्लरी को ऐसा धोया है कि वो अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं। इस लाल रंग की ओह, बोतल का नाम है स्टिंग, जो आज इंडिया की एनर्जी ड्रिंक मार्केट का अराउंड 90% हिस्सा कंट्रोल करता है। आपको बता अच्छा। दूं, आज से कुछ साल पहले तक रेड बुल इसी मार्केट का किंग हुआ करता था। इसको टक्कर देने कोका कोला रेड ने बुल अच्छी 3 है। बार ट्राई किया। मॉन्स्टर, बिस्लरी, क्लाउड 9 और जिंगा जैसे कई सारे ब्रांड्स आए, लेकिन कोई भी रेड बुल को हिला तक नहीं सका। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतनी मुश्किल सिचुएशन में स्टिंग आखिर नंबर 1 कैसे बन गया, वो भी हाँ। तब जब सामने रेड बुल जैसा ग्लोबल जायंट खड़ा था। स्टिंग और रेड बुल में असली फर्क क्या है, और उससे भी बड़ा सवाल कि इतना कामयाब होने के बाद आखिर स्टिंग को छपरियों का ड्रिंक क्यों कहा जाता है। आइए पूरी हाँ, कहानी डिटेल में क्यों? समझते हैं। दोस्तों, अगर हमें स्टिंग की सक्सेस को सही मायने में समझना है तो सबसे पहले एक बेसिक कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है कि सॉफ्ट ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक में फर्क क्या होता है। असल में सॉफ्ट ड्रिंक उस मोमेंट के लिए बनी होती है जब प्यास लगी हो या जीभ को टेस्ट मांग रही हो। शुगर, गैस और फ्लेवर से मिलाकर बनाई गई ये ड्रिंक आपको थोड़ी देर के लिए फ्रेश जरूर फील कराती है, लेकिन शरीर को एनर्जी देने का दावा नहीं करती। हाँ, इसमें कैफीन तो हो सकता है, लेकिन वो बूस्ट के लिए नहीं बल्कि टेस्ट को थोड़ा शार्प और एडिक्टिव बनाने के लिए डाला जाता है। जबकि हम्म। एनर्जी ड्रिंक उस मोमेंट्स के लिए बनी होती है जब नींद आंखों पर हावी हो या शरीर बिल्कुल लो फील कर रहा हो, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक का मकसद प्यास बुझाना नहीं बल्कि शरीर और दिमाग को थोड़ी देर के लिए अलर्ट करना होता है। इसी वजह से इसमें कैफीन ज्यादा मात्रा में होता है और उसके साथ साथ टॉरिन और बी विटामिन जैसे इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं ताकि थकान कम हो, फोकस बने और रिएक्शन तेज रहे। और यही कारण है कि एनर्जी ड्रिंक हर किसी के लिए नहीं बल्कि नाइट शिफ्ट वर्कर्स, ड्राइवर्स और एथलीट जैसे लोगों के लिए ज्यादा रेलिवेंट होती हैं, जिनके लिए अलर्ट रहना चॉइस नहीं बल्कि जरूरत होती है। ओके। एक्चुअली एनर्जी ड्रिंक का कॉन्सेप्ट आया था थाईलैंड से, जहां 70s के दशक में एक थाई बिजनेसमैन चेलियो युवेदिया ने इसे सिंपल चलियो, टॉनिक के तौर पर बनाया था, यूवेटिया। जिसका नाम था क्रैटिंग डैंग। और इसका मकसद प्यास बुझाना नहीं बल्कि उन मजदूरों और ट्रक ड्राइवर्स को अलर्ट करना था जो घंटों तक लगातार काम करते थे। कुछ साल बाद हम्म। ऑस्ट्रिया के बिजनेसमैन डिट्रिक मैटिसिस जब लंबी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के बाद जेट लैग से परेशान थे, यानी शरीर थका हुआ था और दिमाग नए टाइम जोन में एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, उसी हालत में उन्होंने इस ड्रिंक को पिया और उन्हें तुरंत इसकी ताकत समझ में आ गई। उन्हें लगा कि इस ड्रिंक को एक टॉनिक की तरह नहीं बल्कि थोड़ा रीब्रांड करके, पैकेजिंग बदलकर और उसे एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट की तरह पेश किया जाए तो ये पूरी दुनिया में धूम मचा सकता है। इसी सोच के साथ उन्होंने चेलियो युवेदिया के साथ पार्टनरशिप किया, ओरिजिनल फॉर्मूला को थोड़ा एडजस्ट किया और इसी मॉडिफाइड ड्रिंक को रेड बुल के नाम से मार्केट में उतार दिया। और यहीं से एनर्जी ड्रिंक मजदूरों की जरूरत से निकलकर यूथ कल्चर, एडवेंचर, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, नाइट लाइफ और परफॉर्मेंस का सिंबल बन गई। अब दोस्तों, ज्यादातर लोगों को लगता है कि इंडिया में एनर्जी ड्रिंक का कॉन्सेप्ट सबसे पहले रेड बुल लेकर आया था, लेकिन सच्चाई यह है कि 2001 के अराउंड रेड बुल से भी पहले कोका कोला ने इंडिया में एक कार्बोनेटेड एनर्जी ड्रिंक लॉन्च की थी जिसका नाम था शॉक। कोका कोला को लगा कि सॉफ्ट ड्रिंक की तरह ये ड्रिंक भी इंडियन मार्केट में चल जाएगी, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती हुई, क्योंकि उस वक्त इंडिया का कंज्यूमर माइंडसेट बिल्कुल अलग था। यह ड्रिंक ना पूरी तरह सॉफ्ट ड्रिंक जैसी लगती थी और ना ही लोग समझ पा रहे थे कि इसे कब और क्यों पीना है। ऊपर से कंपनी ने लोगों को एजुकेट करने की बजाय सिर्फ ब्रांडिंग पर फोकस किया, जिससे ये क्लियर नहीं हो पाया कि ये ड्रिंक आखिर किस पर्पस के लिए बनी है। और जब पर्पस ही नहीं पता था तो 5 रुपए में 300 ml की कोक की जगह कोई 25 रुपए का शॉक क्यों खरीदता। नतीजा ये हुआ कि शॉक कुछ ही सालों में मार्केट से गायब हो गई। अब शॉक के फेल होने के बाद दूसरी कंपनीज ने इससे बिल्कुल भी सीख नहीं लिया, क्योंकि 2008 के आसपास क्लाउड 9, फिर पेप्सी ने सोबे और कोका कोला ने अगेन बर्न नाम की एनर्जी ड्रिंक को मार्केट में उतारा, लेकिन नतीजा वही हुआ जो शॉक के साथ हुआ था, यानी ये प्रोडक्ट्स भी मार्केट से गायब हो गए। अब इंडियन मार्केट में जब कोक एंड पेप्सी अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स ओ में उलझे पेप्सी हुए तो थे, तब रेड बुल बस ऑब्जर्व कर रहा काफी था टाइम और से चल सही मोमेंट का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही मार्केट मेंटली रेडी हुई, 2009 में रेड बुल ने एंट्री मारी, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए नहीं बल्कि एक अलग कैटेगरी बनाने के लिए। सैम्पलिंग कैंपेन से लेकर टीवी एड्स और कॉलेज कैंपसेस तक जाकर उसने लोगों को पहली बार यह समझाया कि एनर्जी ड्रिंक होती क्या है और उसका एक्चुअल काम क्या है।
यही वो बेसिक एजुकेशन थी जो कोक और पेप्सी मिस कर चुके थे, और इसी वजह से लॉन्च के कुछ ही सालों में रेड बुल इंडिया की एनर्जी ड्रिंक मार्केट का लीडर बन गया। लेकिन ये कोई लक या एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक कैलकुलेटेड स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी थी, जिसको बिना समझे आगे की कहानी अधूरी रह जाएगी। दोस्तों, रेड बुल की असली ताकत ड्रिंक कभी थी ही नहीं, बल्कि उसकी Hmm? असली ताकत तो परसेप्शन थी। शुरू से उसने खुद What को kind of सस्ती या मास perception? ड्रिंक की तरह पेश कभी किया ही नहीं था, बल्कि उन्होंने 250 ml के कैन की कीमत जानबूझकर करीब 100 रुपए रखी, ताकि साफ मैसेज जाए कि ये क्वांटिटी का खेल नहीं बल्कि वैल्यू और स्टेटस की बात है। हाँ रेडबुल हाँ हाँ जानता था कि हाँ इसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जो भी खरीदेगा वो इसे नॉर्मल ड्रिंक हाँ। नहीं बल्कि स्पेशल एक्सपीरियंस मानेगा। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, एडवेंचर और परफॉर्मेंस ड्रिवन इवेंट्स की मदद से उसने ये मैसेज दिया कि रेडबुल पीना मतलब कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और अपने लिमिट को पुश करना है। और इसी वजह से ये ड्रिंक युवाओं के बीच हाई एनर्जी लाइफ का सिंबल बन गई। साथ ही रेड बुल ने इंडिया में लॉन्च का टाइमिंग भी बिल्कुल सही चुना। जब कोक ने शॉक लॉन्च की थी तब मार्केट मेंटली तैयार नहीं था, और क्लाउड 9 व सोबे के समय कैटेगरी अभी भी इमेच्योर थी। लेकिन 2009 तक इंडिया का सीन बदल चुका था, यंग पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी, कॉलेज कल्चर, नाइट लाइफ और कॉर्पोरेट प्रेशर तेज हो चुका था, और जैसे ही लोगों को रियल एनर्जी की जरूरत पड़ी, रेड बुल ने खुद को लाइफस्टाइल चॉइस की तरह स्टैब्लिश कर दिया। दोस्तों, यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि रेड बुल ने अपनी एनर्जी ड्रिंक को कभी नॉर्मल कोला की तरह ट्रीट नहीं किया था, जबकि कोक और पेप्सी की सबसे बड़ी गलती ही यही थी कि उन्होंने खुद की एनर्जी ड्रिंक को कोल्ड ड्रिंक की तरह बेचने की कोशिश की थी। ये इसी का नतीजा था कि रेड बुल का मार्केट शेयर धीरे धीरे बढ़ते हुए 70% के पार चला गया, और जब प्राइस 100 से बढ़कर 125 पहुंचा तब भी डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन तभी 2015 में एक ऐसा झटका आया जिसने पूरी एनर्जी ड्रिंक मार्केट के नियम ही बदल दिए। एक्चुअली हुआ ये कि FSSAI ने एनर्जी ड्रिंक पर ऐसे रूल्स लागू कर दिए जिनके लिए ये इंडस्ट्री बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। ये रूल्स इसलिए लाए गए थे क्योंकि एनर्जी ड्रिंक का कंजम्पशन तेजी से बढ़ रहा था, और ज्यादा एनर्जी ड्रिंक पीने से बॉडी में बेचैनी होना, दिल की धड़कन तेज होना और नींद खराब होने जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए FSSAI ने साफ कहा कि एनर्जी ड्रिंक में कैफीन की लिमिट अब 300 mg पर लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही टॉरिन, जिनसेंग और कुछ हर्बल इंग्रेडिएंट्स को कैफीन एक तो साथ बाद में मिक्स फिर करने पर बैन बनाते भी लगा हो दिया जाता गया। है ना। अथॉरिटी का कहना था कि कैफीन शरीर को तेज और अलर्ट करता है, जबकि जिनसेंग आराम देने वाला इंग्रेडिएंट है। मतलब दोनों का असर एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, इसीलिए इन्हें एक ड्रिंक में साथ साथ मिलाना सही नहीं होगा। इसके अलावा दूसरा बड़ा बदलाव था लेबलिंग में। अब पैकेजिंग पर क्लियर वार्निंग डालना मैंडेटरी हो चुका था कि ये ड्रिंक बच्चों, प्रेग्नेंट औरतों और कैफीन हाँ सेंसिटिव ये लोगों है, को नहीं पीनी चाहिए। साथ ही लिखा अप्रूवल होता है। प्रोसेस भी काफी ज्यादा सख्त हो गया। अब कोई भी नया ब्रांड अपना खुद का एनर्जी ड्रिंक ऐसे ही लॉन्च नहीं कर सकता था, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स, कैफीन कंटेंट, लैब टेस्टिंग, लेबलिंग, ये सब FSSAI के अप्रूवल के बिना पॉसिबल था ही नहीं। नए रेगुलेशंस के आने के बाद मार्केट का पूरा बैलेंस बिगड़ गया। मॉन्स्टर, क्लाउड 9, जिंगा जैसे ब्रांड्स को या तो अपने प्रोडक्ट सेल्फ से हटाने पड़े या फिर नए फॉर्मूला के साथ अप्रूवल का इंतजार करना पड़ा। और सच ये है कि किसी भी कंपनी के लिए फॉर्मूला बदलना सिर्फ रेसिपी चेंज करना नहीं होता, उसे रॉ मटेरियल बदलना पड़ता है, टेस्ट पर दोबारा रिसर्च करनी पड़ती है, नई सप्लाई चेन बनानी होती है और नए रूल्स के हिसाब से कंप्लायंस दिखानी पड़ती है, जिसमें सालों तक का समय लग सकता है। और जब बाकी ब्रांड्स इसी कंफ्यूजन में अटके हुए थे, तब पेप्सी ने मौका देखा और स्टिंग के साथ धमाकेदार एंट्री मार दी। एक ऐसा एनर्जी ड्रिंक जिसका फॉर्मूला शुरू से ही रेगुलेशंस के हिसाब से फिट था। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पेप्सी पेप्सी तो ऑल टाइम प्रीमियम गेम फेवरेट खेलने है ना। नहीं आया था, उसे 20 और 50 रुपए के मास मार्केट में उतरना था। और जैसे ही स्टिंग इस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हुआ, उसने पूरा एनर्जी ड्रिंक मार्केट ही हिलाकर रख दिया। अब यहां मैं आपको क्लियर कर दूं कि स्टिंग स्पेशली कोई इंडिया के लिए बनाई गई ड्रिंक नहीं थी, बल्कि ये पहले से ही पेप्सी के ग्लोबल पोर्टफोलियो का हिस्सा थी, जो साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों में एक अफोर्डेबल एनर्जी ड्रिंक के तौर पर बिक रही थी। पेप्सी ने इंडिया के अंदर स्टिंग कैन को 50 रुपए और पेट बॉटल को सिर्फ 20 रुपए में बेचना शुरू किया, जो रेड बुल के प्राइस से बहुत ज्यादा कम था। और जैसे ही ये प्राइस बैरियर टूटा, लोग बिना सोचे इसे बार बार ट्राई करने लगे, क्योंकि किसी को इसका टेस्ट पसंद आ रहा था तो किसी को इससे मिलने वाली एनर्जी। और देखते ही देखते जिस रेड बुल की पकड़ करीब 10 साल से स्ट्रांग थी, उसे स्टिंग ने कुछ ही सालों में हिला दिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह था कि स्टिंग ने आखिर इतने पावरफुल ब्रांड को इतनी आसानी से हराया कैसे। दोस्तों, स्टिंग के इस जीत के 3 बड़े पिलर्स थे, जिसमें सबसे पहला पिलर था कॉस्ट यूटिलाइजेशन।
पेप्सी ने स्टिंग को शुरुआत से ही एक मास प्रोडक्ट की तरह पेश किया था, जबकि रेड बुल ने प्रीमियम कैटेगरी पर फोकस रखा। मतलब स्टिंग का मतलब शुरू से ही इस ड्रिंक को लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों तक पहुंचाना था। दूसरी तरफ रेड बुल काफी लंबे समय तक इंपोर्टेड या लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग मॉडल पर टिका रहा, जिसकी वजह से उसकी कॉस्टिंग शुरुआत से ही ज्यादा थी। लेकिन स्टिंग को इंडिया में ही बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चर किया गया। इसमें सबसे पहले इस पर कोई टैक्स या इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगी। दूसरा, इसे बनाने के लिए पेप्सी ने उन्हीं प्लांट्स और बॉटलिंग लाइंस का इस्तेमाल किया जहां पेप्सी व मिरिंडा जैसे दूसरी सॉफ्ट ड्रिंक बन रही थी। यानी अलग से कोई सेटअप या मशीनरी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और इसका सीधा फायदा ये हुआ कि प्रोडक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा नीचे आ गई। साथ ही जब आप लाखों नहीं बल्कि करोड़ों बोतलें बनाते हो तो पर यूनिट कॉस्ट अपने आप कम हो जाती है। कॉस्ट को कम करने में पैकेजिंग ने भी बड़ा रोल निभाया। पेप्सी को अच्छे से पता था कि एल्यूमिनियम कैन देखने में तो प्रीमियम लगती है, लेकिन वो महंगी भी होती है। इसीलिए उसने कैन के साथ साथ प्लास्टिक की पेट बॉटल्स भी चुनी। ये पेट बॉटल हाँ, कैन के मुकाबले काफी स्टिंग ज्यादा पिए तो सस्ती मुझे और काफी हल्की थी, साल हो और गए। हल्का पूरी होने के जिंदगी चलते में इसका 3 स्ट्रिंग्स ट्रांसपोर्टेशन भी पी हूँ, सस्ता पड़ा गिन और के की। स्टोरेज भी आसान हुआ। यही सारी छोटी छोटी सेविंग्स मिलकर फाइनल प्राइस को और ज्यादा नीचे ले आई। अब दोस्तों, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना कि स्टिंग के सक्सेस के पीछे सिस्टम और ऑटोमेशन का बहुत बड़ा रोल था। क्योंकि जब कोई बिजनेस इस लेवल पर मार्केट क्रिएट करता है तो उसके पीछे सिर्फ आइडिया नहीं होता बल्कि सैकड़ों ऑटोमेटेड प्रोसेसेस होते हैं। प्रोडक्शन से लेकर पैकेजिंग, इन्वेंट्री से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन, पेमेंट से लेकर वेंडर मैनेजमेंट, सब कुछ सिस्टम ड्रिवन होता है। यही वजह है कि कल को अगर पेप्सी को स्टिंग के बाद कोई फ्रूटी टाइप का नया ड्रिंक लॉन्च करना हो तो उसे जीरो से सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके पास ऑलरेडी ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं जिनके दम पर वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और उसे तेजी से स्केल कर देते हैं। अब बड़े बिजनेसेस तो ऑटोमेशन की वैल्यू समझते ही हैं, लेकिन अगर आप एक छोटे व्यापारी हैं या कल को अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके ग्रोथ के लिए भी ऑटोमेशन उतनी ही ज्यादा जरूरी है। और यहीं पर काम आता है व्यापार ऐप। व्यापार एक स्मार्ट बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो आपके बिजनेस को स्मार्टली मैनेज करने में हेल्प करता है। अब फिटिंग देखो, फिटिंग ज्यादातर फिटिंग। बिजनेसेस में प्रॉब्लम यही होती है, बिलिंग अलग जगह, इन्वेंट्री का हिसाब अलग जगह और पेमेंट का फॉलोअप अलग जगह। और मंथ एंड आते आते कंफ्यूजन होता है कि प्रॉफिट हुआ कितना, जीएसटी कितना बना और कैश फ्लो का सीन क्या है। और यहीं पर काफी ज्यादा काम आता है व्यापार। व्यापार में आप अपने बिजनेस की बिलिंग, अकाउंटिंग, इनवॉइसेस, पेमेंट रिमाइंडर्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और जीएसटी कैलकुलेशन जैसे फीचर्स यूज करके अपने बिजनेस शुरू को होने लगा। बेटर मैनेज कर सकते हैं। फिर चाहे आप रिटेल शॉप चलाते हो, फार्मेसी हो, सुपरमार्केट हो, ई कॉमर्स हो, मैन्युफैक्चरर हो या होलसेल ट्रेडर, व्यापार ऑलमोस्ट हर जगह यूजफुल है। और अब तक ऑलमोस्ट 1 करोड़ प्लस एमएसएमईज ने व्यापार पर भरोसा किया है। सो ट्रस्ट फैक्टर काफी ज्यादा स्ट्रांग है। व्यापार की सबसे खास बात यह है कि आप अपने बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट, फाइनेंस और ऑपरेशन सब कुछ मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों से मैनेज कर सकते हो विद क्विक सिंक ऑप्शन। मतलब दुकान पर हो या घर पर आपको रियल टाइम पिक्चर मिलती रहेगी कि बिजनेस एक्चुअली परफॉर्म कैसा कर रहा है। तो अभी अपना डेमो बुक करिए विद व्यापार, ताकि आप अपने बिजनेस को बेटर तरीके से मैनेज कर पाएं और देख पाएं अपने बिजनेस को 10x ग्रो होते हुए। डेमो बुक करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो चेकआउट करना मत भूलना। इसके बाद स्टिंग की सक्सेस का दूसरा पिलर था डिस्ट्रीब्यूशन चेन। एक्चुअली पेप्सी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पहले से ही देश के कोने कोने तक फैला हुआ था। पेप्सी लगभग भारत के हर उस जगह तक पहुंच चुकी थी जहां एक कोल्ड ड्रिंक बिक सकती है। इसलिए जिन ट्रांसपोर्टेशन एंड रूट से पेप्सी के दूसरे प्रोडक्ट्स जाते थे, उन्हीं के साथ स्टिंग भी जाने लगी। मतलब इसके लिए अलग से कोई लॉजिस्टिक सेटअप बैठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसके बाद तीसरा पिलर था मार्केटिंग पावर। जैसा कि मैंने बताया कि स्टिंग ने रेडबुल की तरह एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और उसकी एलीट इमेज को कॉपी नहीं किया था, बल्कि उसने इंडिया के छोटे शहरों और गांव कस्बों में रहने वाले यूथ को छपरी। समझा था। एनर्जी बोले तो स्टिंग जैसे स्लोगन सीधा लोगों के दिमाग में बैठ गए। साथ ही सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट भी बहुत ही सोच समझकर चूज किया गया। अक्षय कुमार जैसे हाई एनर्जी वाले पर्सनालिटीज को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जो फिटनेस आइकन के साथ साथ यूथ से कनेक्ट करते हैं। और यही वजह है कि स्टिंग सिर्फ एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट नहीं बना, बल्कि वो कैटेगरी लीडर बन गया। अगर नंबर्स में देखा जाए तो वॉल्यूम के हिसाब से स्टिंग आज इंडिया की एनर्जी ड्रिंक मार्केट का लगभग 90% हिस्सा कंट्रोल करती है। दूसरी छपरी। तरफ रेड बुल, जो कभी 70% से ज्यादा मार्केट शेयर पर बैठा हुआ था, आज उसका ओवरऑल मार्केट शेयर 7 to 8% के बीच सिमट चुका है। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल अब यह आता है कि स्टिंग के इतने पॉपुलर होने के बाद भी लोग इसे गरीबों का रेड बुल या छपरी ड्रिंक क्यों कहते हैं। असल में दोस्तों, ये चीज भी रेड बुल से ही कनेक्टेड है, क्योंकि रेड बुल ने एनर्जी ड्रिंक की एक ऐसी एक्सक्लूसिव इमेज बना रखी थी जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था। इसलिए एनर्जी ड्रिंक का मतलब सिर्फ एनर्जी नहीं बल्कि स्टेटस हुआ करता था। लेकिन फिर स्टिंग आया और उसने ये सोच बदल दी, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक अचानक एक कॉमन प्रोडक्ट बन गई। और ये इंसान की फितरत है कि जैसे ही कोई चीज कॉमन हो जाती है तो सोसाइटी उसकी वैल्यू को कम करने शुरू कर देती है।
वहीं छपरी ड्रिंक असल में प्रोडक्ट के बारे में कम और लोगों की सोच के बारे में ज्यादा बताते हैं। प्रॉब्लम ड्रिंक में नहीं बल्कि उन लोगों में ढूंढी जाती है जो उसे पी रहे हैं, और बिल्कुल यही चीज केटीएम बाइक्स के साथ भी हुई थी। जबरदस्त परफॉर्मेंस बाइक होने के बावजूद उसे छपरी बाइक का टैग दिया गया क्योंकि वो ज्यादा लोगों की पहुंच में आ गई। इसके अलावा पैकेजिंग और ब्रांडिंग ने भी स्टिंग के इस परसेप्शन को और ज्यादा बढ़ा दिया। रेड बुल की स्लिम मेटालिक कैन तो प्रीमियम फील देती थी, लेकिन स्टिंग की ब्राइट रेड बॉटल दिखने में उतनी प्रीमियम नहीं लगती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो चीज स्टिंग के लिए सबसे ज्यादा मजाक बनी, आज वही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि गरीबों का रेड बुल ने उसे एक तरह से वो काम कर दिया जो खुद रेड बुल कभी नहीं कर पाया। बाकी इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि नॉस्टैल्जिया बेचकर पेपर बोट इतना ओके गाइज, ये थी सारी वीडियो। और आप लोग कौन सी ड्रिंक पीना पसंद करते हैं, रेड बुल या छपरी स्ट्रिंग? मेरे ख्याल से रेड बुल जो है वो मुझे ज़्यादा पसंद है, और पेप्सी ऑल टाइम फेवरेट है। बिरयानी बनी उसके साथ पेप्सी जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप लोगों की कौन सी, मतलब एक होता है ना फेवरेट डिश होती है, फूड होता है, उसके साथ जो है वो कौन सी ड्रिंक आपको पीना पसंद है? तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।